जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार शहबाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे आमने सामने। दोस्तों बताएंगे कैसे नजरें झुकाए खड़ा होगा पाकिस्तान और कैसे प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ करेंगे हमला, छोड़ेंगे बातों की बाण और चुपचाप सुनते रहेंगे शहबाज शरीफ। दोस्तों तो वहीं आपको बताएंगे सिंधु संधि स्थगित होने के बाद भी अपने भारत ने पाकिस्तान के लिए दिखाया बड़ा दिल, कर दिया सचेत, कह दिया संभल जाओ। बताएंगे दोस्तों किस बात को लेकर सचेत किया अपने भारत ने। तो वहीं नेपाल को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है पाकिस्तान का दोस्त तुर्की। क्या वाकई में है ऐसा हुआ? बड़ा खुलासा, कुरान पढ़ाने के लिए भेजा करोड़ों रुपए, जी हाँ, जिसने भारत को भी चौंका कर रख दिया। दोस्तों इसी बीच आपको बताएंगे बांग्लादेश ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को घर बुलाकर की बेइज्जती, पहले दावत दी, उसके बाद कहा पहले माफी मांगो। जी हाँ, तो वहीं आपको बताएंगे अमेरिका भारत से भी तेल खरीदता है, फिर क्यों काट रहे हैं बवाल ट्रंप। क्या है ऑयल मार्केट की पूरी क्रोनोलॉजी आपको एक एक करके विस्तार से समझाने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत की स्वतंत्र नीति ही आज भारत को और स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भारी तनाव देखा गया है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक ही दिन दिखाई देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शहबाज शरीफ किसी एक मंच पर होंगे। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के प्रधानमंत्री अगले महीने होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 80वें सत्र में मौजूद रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र की ओर से दिए गए अस्थायी कार्यक्रम के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के नेता एक ही दिन भाषण देंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बोलेंगे और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ बाद में बोलेंगे। हालांकि इससे पाकिस्तान को रणनीतिक लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि शहबाज शरीफ को पीएम मोदी जी की ओर से उठाए गए मुद्दों का जवाब देने का मौका मिल जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ यूएनजीए की बैठक में भाग लेने जाएंगे। उनके साथ विदेश मंत्री इशाक डार, प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार तारिक फातमी भी शामिल होंगे। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक ही दिन बोलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की आधिकारिक शुरुआत 9 सितंबर को शुरू होगी। इसमें उच्च स्तरीय आम बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। यूएनजीए का इस वर्ष का विषय एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष है। कार्यक्रम के मुताबिक यूएनजीए में सबसे पहले ब्राजील बोलेगा, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। यूनाइटेड नेशन कार्यक्रम के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सत्र में सुबह बोलेंगे, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसी दिन शाम को भाषण देंगे। इस दौरान पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच से उठा सकता है। वहीं भारत आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साध सकता है। दोस्तों ये बेहतर होता अगर शहबाज शरीफ पहले बोलते, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते, तो पाकिस्तान को और भी अच्छे से जवाब देने का मौका मिल जाता। लेकिन जो भी सही दोस्तों, अब यूएनजीए में इस मीटिंग के लिए हर किसी का बेसब्री से इंतजार। अब देखना यह होगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के साथ साथ शहबाज शरीफ को अच्छे से धोते हैं। ऐसे में पीएम मोदी को ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कहिएगा। दोस्तों अगर मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े ही अच्छे तरीके से शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को धोएंगे, तो सामने लाइक का बटन है, लाइक भी कर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो साथ ही साथ आपको बता दें। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हरकतों के बाद भी भारत ने बड़ा दिल दिखाया है। पहले ही बारिश और भूस्खलन से बेहाल पाकिस्तान को भारत ने नसीहत दी है। भारत ने पाकिस्तान को तावी नदी में संभावित बाढ़ के बारे में सचेत किया है। सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई है। खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के बाद ये अपनी तरह का पहला बड़ा संपर्क है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर चेतावनी जारी की है। समाचार पत्र द न्यूज ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत ने संभावित बाढ़ के बारे में जानकारी साझा करने के लिए पाकिस्तान से संपर्क किया। भारत या पाकिस्तान की ओर से इस घटनाक्रम की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और आमतौर पर ऐसी जानकारियां सिंधु जल आयुक्त के माध्यम से साझा की जाती है। सूत्रों के हवाले से खबर में दावा यह भी किया गया है कि भारत ने जम्मू में तावी नदी में संभावित भीषण बाढ़ के बारे में पाकिस्तान को आगाह किया है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े और बड़े कदम उठाए थे। इसमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना
करना भी शामिल था। सिंधु जल संधि 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती रही है। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि भारत का बहुत बड़ा दिल है। भारत को पता है कि पाकिस्तान आगे से कुछ भी बुरी हरकत करेगा तो भारत उसको छोड़ने वाला नहीं है। उसको घर में घुसाकर घर को उड़ा देने की ताकत रखता है अपना भारत। इसीलिए भारत ये सोचता है चलो इंसानियत के नाते पाकिस्तानियों की मदद कर देते हैं, लोगों की मदद कर देते हैं, मासूमों की मदद कर देते हैं, आखिर इससे हमारा कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन वही दोस्तों अगर ऐसी हालत भारत के साथ हुई होती, दोस्तों अगर नदियां पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ होती तो पाकिस्तान कभी भी भारत को यह जानकारी नहीं देता। वो तो ये सोचता कि आतंकवाद से हम भारत को दहला ही रहे हैं, अच्छा है कि पानी से भी भारत दहल जाए। तो ये सोच है दोस्तों, सोच का फर्क है। आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या भारत ने पहले से जानकारी देकर सही किया या गलत, जरूर लिखकर बताइएगा आप लोग। दोस्तों आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां पर बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी खबर। नेपाल को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था क्या पाकिस्तान का दोस्त तुर्की? कुरान पढ़ाने के लिए भेजा करोड़ों रुपए, निशाने पर गरीब बच्चे। जी हां, नेपाल के करीब दर्जन भर शहरों में विदेशों से मिलने वाले फंड को लेकर छापेमारी की जा रही है। जांच में सामने आया कि कुछ विदेशी देश नेपाल में डेमोग्राफी को बदलने के लिए गरीब और अनाथ हिंदू बच्चों को बरगला रहे हैं। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना वैध वर्क परमिट के किशोरों को कुरान पढ़ाने वाले विदेशी नागरिकों का पता चलने के बाद कई शहरों में छापे मारे गए हैं। उनके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। नेपाली अधिकारियों ने ललितपुर के हॉस्टलों पर छापेमारी की है जो हिमालय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ये एक एनजीओ है जो गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। रेजोनेंट न्यूज के मुताबिक अभी तक जांच से खुलासा हुआ है कि इन संस्थानों में बच्चों को जो मुख्य रूप से अनाथ या गरीब परिवार से थे और कपिलवस्तु, सिरहली, रोहतहट, बांके और दांड जैसे जिलों से आए थे, उनके धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की सरकारी किताबों को ना पढ़ाकर बच्चों को इस्लामिक किताबें पढ़ाई जाती थी। आपको बता दें कि नेपाल की सरकारी किताबों में धार्मिक शिक्षा किताबी पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, यानी एनजीओ के जरिए मजहबी शिक्षा देने की कोशिश हो रही थी। दोस्तों अभी तक जांच से पता चला है कि यह संस्था विदेशी संगठनों से सालाना करीब 25 मिलियन नेपाली रुपए हासिल करती है, यानी 25 लाख नेपाली रुपए हासिल करती है, जिनमें तुर्की स्थित संगठन महा इंटरनेशनल भी शामिल है। इसके अलावा इंडोनेशिया के कई इस्लामिक शिक्षक नेपाल टूरिस्ट वीजा पर आते हैं और फिर मजहबी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जो नेपाल के इमिग्रेशन कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। वाकई में दोस्तों इस खबर ने नेपाल को तो चौंकाया ही चौंकाया, भारत को भी चौंका दिया दोस्तों, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी नेपाल, जिसके साथ रोटी बेटी का संबंध है, उसको इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन समय रहते इस एजेंडे का खुलासा हो गया। वाकई में बहुत ही सराहनीय खबर थी कि इसको लेकर जांच बैठा दी गई है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां कैसे चाइना भारत के पड़ोसियों को अपने पाले में लेकर आ रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अब नेपाली सेना करने जा रही है सैन्य अभ्यास। दोस्तों गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के रिश्तों में आई तल्खी अब कम होती दिखाई दे रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग ही भारत के दौरे पर आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात की। इस बीच चीन जहां नई दिल्ली के साथ दोस्ती का दिखावा कर रहा है, वहीं चीनी सेना भारत के पड़ोसी देशों में अपनी पहुंच बढ़ा रही है। पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर हथियार देने के बाद चीन की नजर बांग्लादेश पर है। हाल ही में बांग्लादेश के आर्मी चीफ चीन की यात्रा से लौटे हैं। वहीं अब चीन की सेना पीएलए नेपाल की सेना के साथ सैन्य अभ्यास करने जा रही है। यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख काला पानी सीमा विवाद फिर से गर्मा गया है। तो वहीं दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को पहले घर बुलाकर की बेइज्जती, उसके बाद दी दावत और फिर कहा कोई बातचीत करूंगा लेकिन पहले माफी मांगो। जी हां, बांग्लादेश ने रविवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के समक्ष 1971 के युद्ध के लिए माफी मांगने समेत लंबित मुद्दों को उठाया। हालांकि वो इन मुद्दों पर इशाक डार के विचारों से सहमत नहीं है। इशाक डार 2012 के बाद से ढाका का दौरा करने वाले पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। इशाक डार बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को ढाका पहुंचे थे। उनका उद्देश्य लंबे समय प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के पद से हटने के बाद बांग्लादेश के साथ संबंधों को फिर से बेहतर बनाना है। इशाक डार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार एम तौहीद हुसैन के साथ बातचीत की। समाचार पत्र प्रोथोम अलो ने हुसैन के हवाले से लिखा कि निश्चित रूप से मैं इशाक डार से सहमत नहीं हूं। अगर ऐसा होता तो समस्याएं सुलझ गई होती। हमने अपनी और पाकिस्तानी पक्ष ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और उन्होंने कहा कि दोनों देश आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखेंगे। तौहीद हुसैन ने इशाक डार के साथ मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि हमने अनसुलझे मुद्दे
उठाए हैं, जैसे 1971 के लिए माफी या खेद व्यक्त करना, संपत्तियों पर दावा तथा फंसे हुए पाकिस्तानी नागरिकों का मामला। यानी कि दोस्तों इशाक डार को बांग्लादेश ने बुलाकर भारी बेइज्जती की और कह दिया कि जब तक माफी नहीं मांगोगे आगे कोई भी बड़ा समझौता तुम्हारे साथ नहीं होगा। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान ये सोच रहा था कि बांग्लादेश को किसी भी तरीके से वो झुका लेगा, लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार ही सही पाकिस्तान के आगे नहीं झुकता दिखाई दे रहा। बांग्लादेश शहबाज का इस्लाम वाला दांव भी हो गया फेल। जी उसको ये लग रहा था कि बांग्लादेश मुस्लिम देश है तो हमारी बात मान जाएगा, लेकिन बांग्लादेश ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई ही दी। जी हाँ, 1971 के अत्याचारों के लिए जब तक माफी नहीं मांगेगा पाकिस्तान तब तक बातचीत नहीं बढ़ने वाली। आगे ऐसा तगड़ा जवाब दिया गया है पाकिस्तान को। जी हाँ, इस पर आपकी जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें अमेरिका भी भारत से खरीदता है तेल, फिर क्यों बवाल काट रहे हैं ट्रंप। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रशिया से तेल खरीदने को लेकर भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर भारत ने अब भी रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो उसके खिलाफ और कड़ी कार्रवाइयां की जा सकती हैं। ट्रंप ने 25% पेनल्टी का ऐलान करते हुए कहा था कि भारत रूसी तेल से लाभ उठा रहा है। इसी बीच मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ऐसा जवाब दिया है जिससे कई सवाल खड़े हुए। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश को भारत से तेल खरीदने में दिक्कत है तो वो ना खरीदें, किसी को इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत किन देशों को तेल बेचता है और भारत के पास इतना तेल आता कहां से है। ये काफी सवाल थे दोस्तों जो आप लोग भी कमेंट में पूछ रहे थे, तो हमने सोचा ये परफेक्ट टाइम है बताने का। दरअसल भारत क्रूड ऑयल आयात करता है, यानी कच्चा तेल आयात करता है और फिर उसको रिफाइंड करके रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाकर निर्यात करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से जो देश रिफाइंड पेट्रोलियम खरीदते हैं उनमें अमेरिका भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में भारत से अमेरिका रिफाइंड ऑयल खरीदता है। उसके अलावा नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, साउथ अफ्रीका के अलावा यूरोपीय यूनियन के देश भी शामिल है। भारत से जो देश सबसे ज्यादा रिफाइंड ऑयल खरीद रहे हैं उनमें यूरोपीय देश सबसे ऊपर है। साल 2024 में भारत के यूरोपीय यूनियन को $19 बिलियन से अधिक के पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात किए, जो कि 2024-25 में घटकर $15 बिलियन हो गए। जीआरटीआई के मुताबिक इसका बड़ा कारण पश्चिमी देशों द्वारा रशिया से खरीदे गए कच्चे तेल से तैयार पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर बैन लगाना है। भारत ने बैन के बावजूद रशिया से साल 2025 में $50 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा। ये भारत द्वारा रूस से खरीदे गए कुल तेल का करीब 1/3 है। बता दें कि भारत ने रूस से अब तक $143 बिलियन तेल खरीदा है। भारत तेल की खपत करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है और चीन दूसरे नंबर पर है। भारत अपनी आवश्यकता के करीब 85% क्रूड ऑयल आयात करता है। वो सिर्फ रशिया से ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, नाइजीरिया, कुवैत, मेक्सिको, ओमान से भी तेल खरीदता है। अप्रैल 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक भारत ने इराक से सबसे ज्यादा तेल खरीदा था। हाँ, ये बात सही है कि यूक्रेन युद्ध के बाद जब रशिया से तेल खरीदने पर बैन लगाया गया तो भारत ने रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि पहले भारत को कुल 27 देश तेल बेचते थे, वर्तमान में ये संख्या बढ़कर 40 तक पहुंच गई है। भारत में क्रूड ऑयल का उत्पादन वैसे तो बहुत कम है। असम, पश्चिमी अपतट, राजस्थान, गुजरात और मुंबई में थोड़ा बहुत तेल मिलता है। हालांकि बताया जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी तेल के भंडार मिले हैं। अंडमान सागर में विशाल तेल भंडार होने का अनुमान है, जिसकी खोज में भारत लगा हुआ है। अगर दुनिया की बात करें तो सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है। इसके बाद सऊदी अरब, ईरान, कनाडा और इराक का नंबर आता है। ये तो हमने आपको पूरा क्रोनोलॉजी बताया है दोस्तों कि कैसे भारत कच्चा तेल खरीद करके रिफाइंड करके उसको बाकी यूरोपीय देशों में बेचता है, जिसको कि अमेरिका भी खरीदता है। अब इस सवाल का हम जवाब देते हैं दोस्तों। आप कहेंगे कि जब अमेरिका भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदता है तो फिर क्यों बवाल काट रहा है। तो आपको बता दें, अमेरिका को यह लगता है कि भारत सस्ते दामों पर रशिया से तेल खरीद रहा है और उसको रिफाइंड करके उच्च दामों पर बाकी देशों को बेच रहा है। यहाँ तक कि हम भी भारत से तेल खरीद रहे हैं तो फिर हमारा पैसा कहीं ना कहीं रशिया के पास जा रहा है और रशिया फिर उन्हीं पैसों से मिसाइलों को एनर्जी दे रहा है और वो मिसाइलें यूक्रेन में लोगों की जानें ले रहा है। अगर भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा तो हमारा पैसा रूस के पास नहीं जाएगा, जबकि हमने रूस पर बैन लगा रखा है। फिर भी इनडायरेक्टली तरीके से रशिया के पास हमारा डॉलर जा ही रहा है, तो फिर बैन लगाने का कोई औचित्य नहीं बन जाता। इस बैन का कोई महत्व नहीं रह जाता, सैंक्शन का कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसे में यही सबसे बड़ा कारण है कि वो चाहता है कि भारत जो है वो रशिया से क्रूड ऑयल ना खरीदे, बाकी किसी और से खरीदे, लेकिन रशिया से ना खरीदे। लेकिन भारत भी अपना ठाने बैठा है दोस्तों। भारत ने क्लियर कह दिया है कि भारत का जहां हित होगा, भारत को जिससे मुनाफा होगा वहीं से तेल खरीदेगा। रूस में तैनात भारतीय राजदूत विनय कुमार जी ने भी क्लियरली कह दिया है। ट्रंप को करारा जवाब
जवाब दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारतीय कंपनियां तेल वहीं से खरीदेंगी जहां से उन्हें सबसे सस्ता और बेहतर सौदा मिलेगा। यानी कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है, ना कि किसी तीसरे देश के दबाव की राजनीति। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय? क्या निरंतर भारत को बिना अमेरिका के दबाव को झेले क्या रशिया से तेल खरीदते रहना चाहिए? आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों? सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि आपके सुझाव से सरकार को भी हेल्प मिल सके कि भारत के लोग क्या चाहते हैं। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इसी बीच यदि की सारी बड़ी खबर कैसी लगी जरूर लिखकर बताइएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।